स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। जैसे अभी आप 12th का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, 12th में थे, मतलब अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, आपके पास जो है अभी मार्कशीट नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो आप डीएड कीजिए। अगर आपने केवल 12th किया है तो डीएड कीजिए, प्री डीएड एग्ज़ाम दिलाइए, फिर डीएड में एडमिशन लीजिए। लेकिन आपने यूजी किया है, जैसे बीएससी है, बीए है या बीकॉम है, या पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एमए एमकॉम, तो देखिए आप बीएड कर सकते हैं। आप 12th के बाद मतलब केवल डीएड कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर यूजी किया है, पीजी किया है, तो आप डीएड भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी 2 साल से इस प्रकार से चल रहा है कि डीएड में ज़्यादा वैकेंसी आती है, उसमें जॉब के ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए गलत है। डीएड में सबसे ज़्यादा जो है जब एग्ज़ाम होता है, मतलब सहायक शिक्षक का, तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है अप्लाई होता है। क्योंकि अभी अभी जो स्थिति है, उसमें ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड किया था, लेकिन अब वो डीएड भी कर रहे हैं, और बहुत से मतलब स्टूडेंट जो हैं बीएड वाले डीएड करके बैठे हैं। मतलब वो उनके लिए वो उसमें भी कंपटीशन देंगे। तो यही बात है, अगर आप 12वीं के बाद जो है 12वीं पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो आप डीएड में आ जाइए, डीएड कीजिए। लेकिन आपने पीजी किया है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको बीएड करना बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि 2030 में के बाद जो डीएड कोर्स है ये तो बंद हो जाएगा। डीएड कोर्स बंद हो जाएगा, हालांकि उसका टीचर में इसका वैल्यू जो है रहेगा, जो पहले से ये डीएड के रहेंगे, लेकिन 2030 में बंद हो जाएगा। 12th के बाद जो है बीएड हो जाएगा आपका 4 साल का। 12th के तुरंत बाद बीएड 4 साल का रहेगा। अगर आपने यूजी किया है, बीएससी बीए बीकॉम, तो आपके लिए बीएड 2 साल का रहेगा। अगर आपने पीजी किया है तो बीएड जो है 2026 से 1 साल का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो डीएड कोर्स है ये धीरे से बंद कर दिया जाएगा 2030 तक। तो यही ध्यान रखिएगा, कोई भी कीजिए, चाहे डीएड कीजिए या बीएड कीजिए, दोनों ही फायदेमंद है। पिछले बार अभी 2024 का जो प्री बीएड डीएड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्री बीएड में जिनका 35 नंबर है, किन्हीं का 30 नंबर है, 25 नंबर है, उनका बीएड कॉलेज में एडमिशन हुआ है। क्योंकि सभी का जो इंटरेस्ट है इसमें नहीं था, इसलिए कोई इसे रुचि नहीं ले रहे थे इस पर। लेकिन बात यही है, अगर टीचर लाइन में जाना है आपको, 6 to 8 और 9 to जो है 12, इसका टीचर बनना है, तो बीएड ज़रूरी है। क्योंकि साफ साफ जो है बिलासपुर हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जो डीएड वाले हैं वो प्रमोशन नहीं ले सकते 9 to 12 क्लास में, इनका प्रमोशन नहीं होगा। तो बीएड जो किए रहेंगे उनका होगा। तो इसलिए अगर आप 12th के बाद तुरंत मतलब जॉब पाना चाहते हैं, तो आप डीएड कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी रहेगा उसमें आप कंपटीशन दे पाएंगे। लेकिन आपने पीजी किया है या यूजी किया है तो आप बीएड ही कीजिए, और टाइम रहेगा तो आप बाद में डीएड कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन तो सेम रहेगा। तो इस आधार पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि आपने अभी 12th बताइएगा, मतलब अभी 12th किया है आपने, और आपका जो है आपने कौन कौन से कोर्स से किया है, उस हिसाब से जो है आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, प्रश्न पर आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक देखिए प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? संगम, अनिरुद्ध, तुलुवा या सलुवा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है संगम। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो संगम का। प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपति। ये जो जीके है दोस्तों आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, केवल प्री बीएड प्री डीएड के लिए नहीं है ये। उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है, या कानून की पुस्तकें हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये है हिंदू दर्शन का स्रोत। जो उपनिषद है दोस्तों, ये हिंदू दर्शन का स्रोत है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न है देखिए अगला, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? राइट आंसर हो जाएगा शेख मुबारक, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संध्या वारिंद्र घोष। ये जो है गलत है। बाकी आपका वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए हमारे इस चैनल पर जो है सभी प्रकार के जो है मतलब इसमें जीके कराया जा रहा है। आपका शिक्षण अभिरुचि का क्लास चल रहा है, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके का, जिसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब की तरफ से कि इसमें वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप चैनल पर जो है रेगुलर आइए और चेक कीजिए कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। क्योंकि हमारा अभी थोड़ा टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा है। हम सुबह 10 बजे बोले थे, लेकिन इसमें जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप किसी भी टाइम जो है हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देखिए नया वीडियो अपलोड होगा तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि टॉपिक वाइज जो है हम करा रहे हैं इसे। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि समुद्र के जंतु लवण उत्पन्न करते हैं। समुद्र के चारों ओर हवा वायु लवणीय है। नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले आती है या ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। समुद्र के किनारों पर लवण पैदा करने वाली खानें होती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियाँ जो है पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। इसी कारण से जो है वर्षा का मतलब जो समुद्र का जल है वो वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है भूगोल से। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? सबसे लंबी, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बांग्लादेश। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कितना किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश आपस में। कमेंट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है इसमें देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरेन आइलैंड। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहरें हैं, इनमें जल कहाँ से आता है? बताइए, झेलम नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। तो देखिए सतलज नदी से आता है, ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि पंजाब की तरफ से जो है उसी तरफ जो है ये सतलज नदी बहती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? पार्थेनियम, हाथी घास, जलकुंभी या मोगर घास। राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय को है। देखिए दोस्तों, प्री बीएड और प्री डीएड एग्ज़ाम में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको 2 घंटे का समय मिलता है एग्ज़ाम में, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 1 मिनट से ज़्यादा का थोड़ा समय आपको मिलेगा। 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंकों का, माइनस मार्किंग नहीं रहता है। 2 घंटे का समय मिलेगा। याद रखिएगा, सबसे पहले उस टॉपिक को बनाइएगा जो आपको आसान लगता है। याद रखिएगा उसी को बनाइएगा, ये नहीं कि जो कठिन है आप उस पर जो है अपना समय बर्बाद करते रहें और बाद में पता चलता है कि आप नहीं मतलब जानते हैं, उसे भी आप छोड़कर आ गए हैं। इसलिए जितना जानते हैं एक बार पुनः जो पढ़ना है पूरा क्वेश्चन पेपर का पलटा कर देख लीजिए, किस टॉपिक को आपको बेहतर जानते हैं बना लीजिए तुरंत। फिर उसके बाद उससे थोड़ा कठिन वाला, फिर सरल सरल, सबसे ज़्यादा सरल, इस प्रकार से नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा कठिन जो है वो लास्ट में आए। सरल सबसे पहले, सबसे सरल आप बना लीजिए तुरंत, वो आपको बहुत कम टाइम में बन जाएगा। उसके बाद आप जो निश्चित हो जाएंगे क्योंकि आपको पता रहेगा मैंने इतना बना लिया है। उसके बाद आराम से जो है कठिन वाले भाग पर आप जाइएगा। देखिए, और लगभग जो प्रति वर्ष है उसकी बात करूँ तो मैं 2.5 लाख से जो है अधिक जो है फॉर्म इसमें अप्लाई होता है डीएड बीएड में।
प्री बीएड प्री डीएड में, और ये 2.5 लाख केवल एक बीएड की या प्री डीएड के लिए है। इस बार मेरे हिसाब से जो प्री डीएड होगा उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और इतना भी याद रखिए, प्री डीएड का जो क्वेश्चन रहता है वो बीएड की अपेक्षा, प्री बीएड की अपेक्षा ज़्यादा हार्ड रहता है। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन उसमें हार्ड पूछता है प्री डीएड में। प्रश्न देखते हैं अगला। देखिए ये तो इसमें भारत का उच्चतम न्यायालय है। संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है संसदीय स्वरूप की सरकार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्यपालिका होता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, जैसे आपका छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है सीजी बोर्ड 12th उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जितने भी विद्यार्थी रहेंगे वो इधर उधर मतलब ढूंढेंगे हम अब क्या करेंगे, क्या करना है। तो अब जो है आप पढ़ाई जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, आप समय कम बचा है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और मस्ती मजाक में अपना भी टाइम जो है मत गवाइए, क्योंकि उस समय बहुत दुख होगा जब आपका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि मैं अब जानता हूँ, हम जो है 3-4 साल से जो है अब प्री बीएड प्री डीएड की जो है कोचिंग करा रहे हैं, तो एक जो नंबर है वो आपको 6 से 7 हज़ार विद्यार्थियों से आगे या पीछे कर सकता है, या करता भी है। एक नंबर पॉइंट में जो नंबर रहता है वो भी एडमिशन दिलाने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए सोच समझ कर ही आंसर लगाइएगा। इसमें ऑप्शन रहेगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करती? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियां? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय निकाय। याद रखिएगा। प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, कुमारी पद्मा, ये पद्मा रहेगा, ये पद्मा नायडू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा या श्रीमती सरोजनी नायडू? तो देखिए इसका राइट आंसर आप जो है कमेंट में बताइएगा कि हमारे भारत राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। कमेंट जरूर कीजिएगा। 45 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, टपकन सिद्धांत मतलब आप मात्रे सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और हर साल 2 से 3 प्रश्न अर्थव्यवस्था से आता है। निवेश, बचत, आय वितरण या उपयोग? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, आय वितरण। जो आप मात्रे सिद्धांत है वो आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है, किसका? तो आय वितरण का। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम या कार्यक्रम नहीं है? मिशन इंद्रधनुष, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा? ये उस समय करंट अफेयर प्रश्न है ये। तो ये देखिए मनरेगा, ये पूछा भी जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम या कार्यक्रम नहीं है, तो ये मनरेगा है। इंपॉर्टेंट है, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? जमा राशि, ऋण, डिमांड ड्राफ्ट या विनिमय बिल? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऋण पर। वह कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी? तो ऑप्शन सी, उत्पाद में अंतर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होता है वो डिफिकल्ट लगता है दोस्तों, क्योंकि इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन किट्स, V.S. नायपॉल, सर रिचर्ड बर्टन या लैरी कॉलिंस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन किट्स। याद रखिएगा। और प्रसिद्ध जो बुक होते हैं, पुस्तक होते हैं या जो कथन होते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसका भी एक हम वीडियो बना देंगे, उस पर कौन कौन से राइटर ने मतलब कौन कौन से जो है बुक लिखा है, तो उस पर भी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।